हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो सक्सेस एवेन्यू की बुक है बी.कॉम फर्स्ट ईयर की, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की, इसका हम जो सेमेस्टर 2 है, सेकंड सेमेस्टर का जो लास्ट चैप्टर है आफ्टर 20 ईयर्स ओ हेनरी, वो रीड करने जा रहे हैं। बाकी अदर चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और जो पोएट्री सेक्शन है वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। सारे सेमेस्टर 2 का टोटल सिलेबस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए चैप्टर ओ हेनरी रिटन बाय ओ हेनरी आफ्टर 20 ईयर्स को रीड करना शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ओ हेनरी का लिखा हुआ है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद, यूनिट 4 है ये। इसमें फर्स्ट पेज पे सबसे पहले अबाउट दी ऑथर दिया हुआ है, मतलब जो ओ हेनरी हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है उनके बारे में दिया गया है। हम इस चैप्टर को लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो, और जो राइटर की जो सेंस है उसने किस सेंस में वो लिखा है, जो फीलिंग्स हैं उनको भी साथ के साथ अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। ओ हेनरी इसके राइटर हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। ओ हेनरी इज द स्यूडोनिम ऑफ, देखिए इसमें स्यूडोनिम बोला है मैंने, पी स्यूडोनिम नहीं बोला, पी साइलेंट रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे आपने बचपन से अभी तक वो निमोनिया की स्पेलिंग देखते आए होंगे ना। क्या होती है निमोनिया की स्पेलिंग? होती है PNEWMONIA। ये निमोनिया की स्पेलिंग है जिसमें पी साइलेंट रहता है। हम कभी पी न्यूमोनिया नहीं बोलते, हम हमेशा न्यूमोनिया बोलते हैं, यानी कि एन से स्टार्ट करके बोलते हैं। उसी तरीके से इनके नाम की स्पेलिंग है, मतलब फेक नाम की, DONYM। तो इसे हम पी स्यूडोनिम नहीं बोलेंगे, इसमें भी पी साइलेंट रहेगा। और इनका जो नाम का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो हम करेंगे स्यूडोनिम, इस तरीके से। इसमें भी पी जो है हमारा साइलेंट रहेगा और हम इसे एस अल्फ़ाबेट से जो है इसके नाम को स्टार्ट करेंगे। और ये प्यूसोडोनिम क्या होता है? ये वाला जो नेम होता है ना, स्यूडोनिम जो ये नेम होता है, ये एक फेक नेम होता है। मतलब जो रियल नेम होता है ना उसके जगह, इंस्टीड ऑफ, यानी कि जो रियल नेम है उसके बदले जो है, इंस्टीड ऑफ रियल नेम, जो रियल नेम है उसके बदले ये यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर, तो उनका जो रियल नाम है वो क्या है? विलियम सिडनी पोर्टर। और उसकी जगह जो छन नाम, जो फेक नाम उन्होंने यूज़ किया है वो क्या है? वो ओ हेनरी है। मतलब ओ हेनरी उनका छन नाम है, स्यूडोनिम नेम है, और विलियम सिडनी पोर्टर जो है वो उनका रियल नेम है। 1862 में उनका बर्थ हुआ था एंड 1910 में उनकी डेथ हुई थी। ही वॉज बॉर्न इन नॉर्थ कैरोलिना एंड वॉज एजुकेटेड देयर। वे उत्तरी कैरोलिना में पैदा हुए थे और वहीं पर उनकी जो है शिक्षा हुई थी, एजुकेशन हुई थी। ही लव टू रीड बुक्स, उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। देखिए टू रीड एक इन्फिनेटिव है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। कहीं भी अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले और उसके बिफोर में आपको टू लगा हुआ मिले तो समझ जाना वही इन्फिनेटिव है। कहीं भी फाइंड आउट करने के लिए किसी सेंटेंस में दे दिया जाता है। ही मूव्ड टू टेक्सास, वो टेक्सास चले गए एट द एज ऑफ 20, 20 साल की का मतलब 20 साल की उम्र में वो टेक्सास चले गए एंड स्टार्टेड राइटिंग, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ही पब्लिश्ड ओवर 300 स्टोरीज एंड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज अमेरिकाज फेवरेट शॉर्ट स्टोरी राइटर। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां प्रकाशित की और अमेरिका के पसंदीदा लघु कथाकार के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की। He was arrested and imprisoned for 3 years on charges of embezzlement at the bank in which he worked. He was arrested, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल हो गई थी, मतलब उनको 3 साल की सज़ा हो गई थी। किस लिए? ऑन चार्ज ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है गबन। मतलब उन्होंने क्या किया था, जिस बैंक में उन्होंने काम किया था, एट द बैंक इन विच ही वर्कड, जिस बैंक में उन्होंने काम किया था उसमें गबन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 3 साल की उनको कैद हुई थी, जेल हुई थी। ही वॉज जेल्ड फॉर 3 ईयर्स। इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है उनको जेल हुई थी। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होना, एम्बेजलमेंट मतलब गबन। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, और रिहा होने के बाद, ही री इन्वेंटेड हिमसेल्फ एज ए सीरियस राइटर टेकिंग ऑन हिज स्यूडोनिम फ्रॉम ऑरिन हेनरी, वन ऑफ द प्रिजन स्टाफ।
और रिहा होने के बाद उन्होंने जेल कर्मचारियों में से एक ऑरिन हेनरी, ये ऑरिन हेनरी जो थे ये कौन थे, वन ऑफ द प्रिजन स्टाफ, एक जेल के स्टाफ थे, मतलब जेल में जो लोग काम करते हैं ना उनमें से एक थे ये। इन्होंने क्या किया था, इनसे मतलब ओ हेनरी से रिहा होने के बाद उन्होंने जेल कर्मचारियों में से एक ऑरिन हेनरी से अपना छद्म नाम यानी कि स्यूडनेम लेकर खुद को एक गंभीर लेखक के रूप में, सीरियस लेखक के रूप में, सीरियस राइटर मतलब गंभीर लेखक के रूप में उन्होंने फिर से स्थापित किया। री इन्वेंटेड मतलब फिर से स्थापित करना किसी चीज़ को, मतलब रिहा हो गए, फिर रिहा होकर उन्होंने अपने नाम से नहीं लिख के जेल के एक कर्मचारी ऑरिन हेनरी का छद्म नाम लिया, स्यूडनेम लिया और उस नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया और वापस अपने आप को एक गंभीर लेखक के रूप में उन्होंने स्थापित किया। In recognition of the achievement as a short story writer, the Society of Arts and Science instituted an annual short story prize, the O. Henry Memorial Award. एक लघु कथाकार के रूप में उनकी उपलब्धि की मान्यता में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने एक वार्षिक लघु कथा पुरस्कार, मतलब जो सोसाइटी थी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज की, उन्होंने एक वार्षिक यानी कि एनुअल पुरस्कार निकाला जिसका नाम रखा ओ हेनरी मेमोरियल अवार्ड। उसकी स्थापना की किस लिए, वार्षिक जो स्थापना की वो की लघु कथाकार पुरस्कार के रूप में, मतलब जो लघु कथाकार पुरस्कार दिया जाएगा उसका नाम उन्होंने क्या रखा, ओ हेनरी मेमोरियल अवार्ड। Henry's story delved deep into human psychology and depicted with remarkable sympathy and understanding. हेनरी की जो कहानियां हैं वो मानव मनोविज्ञान में गहराई तक उतरती हैं। डेल्व डीप मतलब गहराई तक उतरती हैं, इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन मीन्स मनुष्य, साइकोलॉजी मीन्स मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान में गहराई तक उतरती है। एंड डिपिक्टेड, और क्या करती है, डिपिक्टेड विद रिमार्केबल सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। रिमार्केबल होता है उल्लेखनीय, सिंपैथी होती है सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग होती है समझ, और इसे उल्लेखनीय, सहानुभूति और समझ के लिए चित्रित करती हैं। डिपिक्ट होता है चित्रित करना। दे आर ऑल्सो मार्क्ड बाई हिज सेंसिटिव परसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। वे मानव प्रकृति की उनकी संवेदनशील धारणा से भी चिन्हित हैं। विद रियलिस्टिक डिटेल्स बेस्ड ऑन हिज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। They are also marked by his sensitive perception of human nature with realistic detail based on his first-hand experiences Texas and New York and with wry humor about human situations. इसे राई ह्यूमन भी बोलते हैं, राई ह्यूमर अबाउट ह्यूमन सिचुएशंस, वारी ह्यूमर में इसे बोला जाएगा वैसे बेसिकली, एंड विद वारी ह्यूमर अबाउट ह्यूमन सिचुएशंस। वे मानव प्रकृति की उनकी संवेदनशील धारणा से भी चिन्हित थे और टेक्सास और न्यूयॉर्क में अपने पहले हाथ, अब पहले यहाँ पर लिखा है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, मतलब अपने पहले प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर। आप कई बार मार्केट में भी जाते हो ना तो आपको सुनने को मिलता होगा कि भाई ये तो कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट के बारे में कि भाई फर्स्ट हैंड यूज़ है, मतलब ये गाड़ी सिर्फ एक ही आदमी के हाथ की चलाई हुई है। तो वो कहते हैं कि अपने पहले प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर यथार्थवादी विवरण और मानवीय स्थितियों के बारे में व्यंग्यात्मक होता है वारी ह्यूमर, मतलब एक कमेंट के साथ, मतलब व्यंग्यात्मक हास्य के साथ। ही इज़ वेल नोन फॉर फ्यूजिंग कॉमेडी विथ पैथोस, मतलब वो करुणा के साथ कॉमेडी को मिश्रित करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो कॉमेडी है उसको वे पैथोस होती है करुणा, मतलब कॉमेडी और करुणा दोनों को मिक्स करने के लिए वो जाने जाते हैं। एंड हिज स्टोरीज कैरेक्टरिस्टिकली हैव सरप्राइज एंडिंग, और उनकी कहानियों में विशेष रूप से आश्चर्यजनक अंत होते हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग एंड होते हैं। और ये भी एक वैसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आपको इस कहानी के पीछे की फीलिंग्स भी पता चलेंगी कि ओ हेनरी ने कौन कौन सी फीलिंग्स इसमें डाली है। तो चलिए हम हमारे अब जो नेक्स्ट पेज है उस पर यहाँ पर अबाउट द टेक्स्ट लिखा है। अबाउट द टेक्स्ट मतलब कि ये जो चैप्टर है इसका छोटा सा एक इंट्रो दिया गया है। दिस इज ए टिपिकल ओ हेनरी स्टोरी विद द ओ हेनरी ट्विस्ट एट द एंड। ये क्या है, ये एक ठेठ, टिपिकल का मतलब होता है ठेठ, विशिष्ट भी आप कह सकते हो बट ठेठ होता है। दिस इज ए टिपिकल ओ हेनरी स्टोरी, ये एक मतलब ठेठ ओ हेनरी की कहानी है, ओ हेनरी स्टोरी है, मतलब रिटन बाय ओ हेनरी है विद दी ओ हेनरी ट्विस्ट एंड दी एंड, जिसमें अंत में ओ हेनरी ट्विस्ट है। मतलब ओ हेनरी की कहानियों के जो एंड्स होते हैं वो बहुत ही अलग अनोखे होते हैं। It tells the tale of two friends separated in childhood while pursuing their dreams and making a pact to meet at a certain place and a time after 20 years.
ये कहानी जो है दो दोस्तों की है जो अपने सपनों का पीछा करते हुए बचपन में अलग हो गए थे, उन दो दोस्तों की कहानी कहता है। और वो 20 साल बाद एक निश्चित स्थान और समय पर मिलने का पैक्ट होता है समझौता, मिलने का समझौता करते हैं। मतलब दो दोस्त जो बचपन में, मतलब बचपन ही बोला जाएगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मतलब चाइल्डहुड यहाँ पे लिखा है तो बचपन ही बोलेंगे। दो उनका एकदम बचपन नहीं था, उनमें से उनकी एज जो थी वो एक की 18 साल थी और एक की 20 साल थी। तो वो अपने सपनों का जब पीछा कर रहे थे उनके लिए वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। पैक्ट का मतलब होता है समझौता, और वो समझौता करते हैं कि 20 साल बाद आज ही के दिन इसी समय वो मिलेंगे। What happens at the meeting from the crux of the story। और फिर क्या होता है उस मुलाकात में, क्या होता है, कहानी का सार है। क्रक्स होता है सार, क्रक्स ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी का सार है। Besides this superb use of techniques and language, this story also raises an interesting moral dilemma, duty और friendship। तकनीक और भाषा के शानदार उपयोग के अलावा कहानी एक बहुत ही दिलचस्प नैतिक दुविधा भी उठाती है। और वो दुविधा क्या है? डायलेमा होता है दुविधा, ड्यूटी और फ्रेंडशिप की, कर्तव्य या दोस्ती। इस कहानी में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि उन दोनों दोस्तों में से कौन ड्यूटी निभा रहा है और कौन दोस्ती निभा रहा है। कहानी में जो दो पात्र आएंगे, जो दो दोस्त आएंगे, उनमें से एक का नाम है सिल्की बॉब और दूसरे का नाम है जिमी वेल्स। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है आफ्टर 20 ईयर्स यहाँ से। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। बीट होता है जो चाल होती है ना, बीट, ऐसे बीट पर लाइक दैट। तो जो पुलिस वाला है, वो पुलिस वाला कैसा है? वो गश्त पर है, मतलब बीट पर है। रात को आपने देखा होगा ना, पुलिस वाले गश्त लगाते हैं रोड्स पे कुछ चेक करने के लिए कि कोई चोर तो नहीं है, कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही रोड पे। तो कह रहा है गश्त ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी था वो बड़े ही रास्ते पर, मतलब बड़े ही प्रभावशाली ढंग से चौड़े रास्ते पर गश्त लगा रहा था। एवेन्यू होता है चौड़ा रास्ता, इम्प्रेसिवली मतलब बड़े ही शानदार प्रभावशाली तरीके से जो था वो पुलिस वाला गश्त लगा रहा था। द इम्प्रेसिवनेस व्हाट वाज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो। और जो उसका ये प्रभाव था, जो ये उसकी आदत थी, इम्प्रेसिवनेस थी, प्रभावशाली थी, ये हैबिचुअल थी, मतलब आदतन थी उसकी, कोई शो ऑफ के लिए नहीं था, नॉट फॉर द शो ऑफ, क्योंकि दिखावे के लिए नहीं था, ये बहुत स्वाभाविक था, न कि दर्शकों के दिखावे के लिए। फॉर स्पेक्टेटर्स होते हैं दर्शक, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, क्योंकि दर्शक जो थे वो न के बराबर थे, मतलब बहुत कम थे, तो कुछ दिखावे के लिए नहीं वो कर रहा था। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well high peopled the streets। रात के बमुश्किल 10 बज रहे थे, लेकिन सर्द हवा के झोंकों ने क्या किया, और बेहद ठंडी हवा कह सकते हो आप, सर्द हवा, चिली गस्ट ऑफ विंड मतलब बेहद ठंडी हवा कह सकते हो आप, या सर्द हवा कह सकते हो कि बेहद ठंडी हवा और सर्द हवा के झोंके चल रहे थे। और उनकी वजह से क्या हुआ था, उन्होंने लोगों को डीपीपल कर, मतलब रोड्स को डीपीपल कर दिया था, मतलब इतनी तेज हवाएं, और उनके साथ साथ क्या था, बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। टेस्ट ऑफ रेन, उनमें बारिश की बूंदें थी, मतलब हल्की हल्की बारिश थी। तो उसने क्या किया था, लगभग गलियों को बिना लोगों के कर दिया था, मतलब ठंडी हवाएं भी चलने लगी और बारिश भी शुरू होने लगी। तो लोग जो थे वो अपने घरों में चले गए, गलियां जो थी खाली होगी। डी पीपल मतलब बिना उसके कर देना, बिना लोगों के कर देना गलियों को। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, और वो जो सिपाही था वो क्या कर रहा था, चलता हुआ दरवाजों की जांच कर रहा था, मतलब ठीक ठाक से बंद है कि नहीं ये चेक कर रहा था। ट्विर्लिंग हिज क्लब होती है पुलिस वालों की, जो डंडा होता है ना जिसे वो हाथ में लेके चलते हैं, तो वो अपने डंडे को लेकर ट्विर्लिंग करते हुए, मतलब बड़े डंडे को बड़े स्टाइल से घुमाते हुए, विथ मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट्स, मतलब कई जटिल और कलात्मक हरकतों से। विद मैनी इंट्रिकेट होती हैं जटिल, और आर्टफुल मूवमेंट्स होते हैं मतलब कलात्मक हरकतों से, अपने डंडे को कई जटिल और कलात्मक हरकतों से घुमाते हुए वो क्या था, चलते हुए दरवाजे चेक करते हुए जाता, टर्निंग नाउ एंड देन। और वो क्या कर रहा था, मतलब कभी इधर कभी उधर, मतलब बार बार अब तब मुड़ के भी देख रहा था। टू कास्ट हिज वॉचफुल आइज, अपनी चौकस निगाहों से आई डाउन द पैसिफिक थॉरोफेयर होता है रास्ता, और जो उसकी अपनी जो चौकस निगाहें थी उनसे वो अब तब जो है शांत मार्ग की तरफ भी, थॉरोफेयर होता है सड़क, पब्लिक रोड जो होती है उसको थॉरोफेयर बोलते हैं, उस सड़क पर भी वो अपनी नज़र रख रहा था, निगाह रख रहा था। द ऑफिसर अधिकारी विद द स्टालवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर, स्टालवर्ट फॉर्म होती है निष्ठावान, स्टालवर्ट फॉर्म मतलब दृढ़ रूप, निष्ठावान भी आप कह सकते हो, एंड स्लाइट स्वैगर, और स्लाइट स्वैगर होता है मतलब मामूली अकड़, जिसे आप अकड़ती हुई चाल या इठलाती चाल भी आप कह सकते हो। मेड ए फाइन पिक्चर ऑफ ए गार्डियन ऑफ द पीस,
अधिकारी ने क्या किया, अपने स्टालवार्ट फॉर्म यानी कि निष्ठावान आकृति, जिसे आप कह सकते हो दृढ़ रूप, और मामूली अकड़ यानी कि स्लाइट स्वैगर मतलब इठलाती चाल के साथ एक शांति का संरक्षण यानी कि गार्डियन ऑफ पीस पुलिस ऑफिसर की एक अच्छी छवि बनाई। मतलब उस पुलिस वाले ने, उस अधिकारी ने क्या किया, अपने दृढ़ रूप और इठलाती चाल के साथ एक शांति का संरक्षक की एक अच्छी तस्वीर बनाई। शांति का संरक्षण कौन, पुलिस ऑफिसर, उसकी वो एक अच्छी तस्वीर बनाता है। The vicinity was one that kept early hours, और जो विसिनिटी थी वो कैसी थी, मतलब जैसी शुरुआती घंटों में होती है ना आसपास, वो था जो शुरुआती घंटों तक ही रहता है। Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. कभी कभी आपको सिगार की दुकान या फिर पूरी रात खुलने वाले जो लंच काउंटर हैं उनकी रोशनी दिखाई दे सकती है। मतलब वो रेस्टोरेंट्स जो पूरी रात मतलब लंच काउंटर लिखा गया है यहाँ पर, जो पूरी रात खाना खाने के लिए, जलपान के लिए खुले रहते हैं। लेकिन जो बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर्स, लेकिन अधिकांश ज़्यादातर जो दरवाजे थे वो व्यावसायिक स्थानों के थे जो लंबे समय से बंद हो गए थे। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. जब मतलब एक निश्चित ब्लॉक के लगभग आधे रास्ते में, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है जैसे नहीं होता कि मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ, मैं बी ब्लॉक में रहता हूँ, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें ना बिल्डिंग्स होती हैं। जब वो एक सर्टेन ब्लॉक के, एक निश्चित ब्लॉक के आधे रास्ते में, मिडवे मतलब आधे रास्ते में लगभग पहुँच गया, तो पुलिस वाले ने क्या किया, अचानक सडनली मतलब अचानक अपनी चाल जो थी वो स्लो डाउन कर दी, वो धीमे चलने लगा। In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. एक अंधेरे हार्डवेयर की दुकान के द्वार पर एक आदमी लीड झुका हुआ था, विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, जिसके मुंह में एक बिना जला हुआ सिगार था। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, द मैन स्पोक क्विकली, और जैसे ही पुलिसकर्मी उसके पास गया वह आदमी तेजी से बोला। स्पोक अप क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तेजी से। वॉक्ड अप टू हिम, उसके पास चलकर गया। स्पोक मतलब बोला, मतलब जैसे ही पुलिसकर्मी उस व्यक्ति के पास गया वो आदमी तेजी से बोला। मैं साथ के साथ आपको हर डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताती जा रही हूँ। उसके बाद भी अगर कोई वर्ड छूट जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको उसका आंसर लिख दूंगी। इट इज़ ऑल राइट ऑफिसर, वो कहता है कि सब ठीक ठाक है ऑफिसर। ही सैड रीअश्योरिंगली, उसने आश्वस्त करते हुए बोला। रीअश्योरिंगली मतलब आश्वस्त करते हुए, भरोसा दिलाते हुए। किसने बोला, मैंने आपको बोला ना दो दोस्त हैं इसमें, तो ये जो खड़ा है यहाँ पे इसका नाम बॉब है, जो आगे आपको पता चलेगा, सिल्की बॉब। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली, सब ठीक है अधिकारी, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए फ्रेंड, मैं बस एक दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, ये एक अपॉइंटमेंट है, मतलब एक पूर्व, अपॉइंटमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पूर्व नियोजित भेंट। ये एक अपॉइंटमेंट है जिसे 20 साल पहले किया गया था, मतलब 20 साल पहले की गई ये एक अपॉइंटमेंट है, पूर्व नियोजित भेंट है। साउंड्स ए लिटिल फनी टू यू, आपको थोड़ा अजीब लगता है ना? डजंट इट, ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। डजंट इट, क्या आपको नहीं लगता है? वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन, वो कहता है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक श्योर, अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं। इट्स ऑल स्ट्रेट, ये सब एकदम साफ है, सब ठीक है। स्ट्रेट मतलब सीधा साधा है, मतलब सब साफ है। अबाउट दैट लॉन्ग एगो देर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, बिग जोय ब्रेडीज रेस्टोरेंट। वो कहता है, मतलब अब वो समझाना शुरू करता है पुलिस अधिकारी को कि यहाँ पर क्या होता था 20 साल पहले। वो कहता है अबाउट दैट लॉन्ग, के उस समय में, जब वो 20 साल पहले की वो बात बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। यूज्ड टू का यूज़ उन आदतों को बताने के लिए किया जाता है जो पहले थी लेकिन अब नहीं है, यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान में नहीं है बट पास्ट में थी। जैसे कि बचपन में मैं इस स्कूल में पढ़ता था, अब नहीं पढ़ते, बचपन में पढ़ता था, तो लाइक दैट जो पुरानी बातें हैं ना उनको। तो ये भी कह रहा है कि 20 साल पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो ब्रेडी का रेस्टोरेंट। उसने किसको बताई है ये बात? जो पुलिस अधिकारी है उसको बता रहा है, सिल्की बॉब। अब वो रिप्लाई कर रहा है पुलिस ऑफिसर। अंटिल 5 years ago सेड द पुलिसमैन ने कहा कि 5 साल पहले तक था भाई। इट वॉज टॉर्न डाउन देन, लेकिन तब इसे गिरा दिया गया, डिमोलिश। अब टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ। अब रेस्टोरेंट को फाड़ेंगे थोड़े ना, उसको तो उखाड़ा जाएगा, मतलब गिराया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो कह रहा है इट वॉज टॉर्न डाउन, कि फिर इसको गिरा दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था।
द मैन इन द डोरवे स्ट्रक ए मैच एंड लिट हिज सिगार। और दरवाजे पर मौजूद आदमी ने क्या किया, अपना सिगार सुलगा लिया। लिट हिज सिगार मतलब अपना सिगार जलाया। द लाइट शोड ए पेल स्क्वायर जार्ड फेस विद कीन आइज एंड ए लिटिल व्हाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। और लाइट ने कैसा, जो प्रकाश था, मतलब उसने जब तीली जलाई अपना सिगार जलाने के लिए, तो उस प्रकाश में सिपाही ने क्या देखा, कैसा चेहरा देखा। प्रकाश ने एक पीला चकोर जबड़े वाला, मतलब स्क्वायर, देखिए क्या दिया हुआ है, स्क्वायर जा फेस मतलब चकोर जबड़े वाला, कीन आइज मतलब उसकी पैनी आंखों वाला, मतलब पैनी आंखों वाला, एंड ए लिटिल वाइट स्कार, और उसकी दाहिनी बाहों के पास क्या था, एक छोटा सा सफ़ेद निशान था। राइट आईब्रो, राइट का मतलब होता है दाहिना और लेफ्ट का मतलब होता है बायां, मतलब दायां और बायां। तो कह रहा है कि उसकी दाईं जो भौं थी, आईब्रो थी, उसके पास में एक सफ़ेद रंग का छोटा निशान दिखा। हिज स्कार्फ पिन वॉज ए लार्ज डायमंड ओडली सेट। और उसके स्कार्फ पिन में एक बड़ा हीरा था। लार्ज डायमंड मतलब बड़ा हीरा था, जो ओडली सेट मतलब जो अजीब तरीके से जड़ा हुआ था, मतलब देखने से वो धनवान प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसके स्कार्फ पिन में भी हीरा जड़ा था, और उसके जो ड्रेसिंग सेंस थी वो भी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 20 years ago tonight said the man। 20 साल पहले आज की रात उस आदमी ने कहा, आई डाइंड हियर एट बिग जो ब्रैडीज विद जिम्मी वेल्स माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चाप इन द वर्ल्ड। अब वो आदमी बताना शुरू करता है, जिसका नाम है सिल्की बॉब। वो कहता है कि 20 साल पहले आज की रात उस आदमी ने कहा, मैंने यहाँ बिग जो ब्रैडी के रेस्टोरेंट में जिम्मी वेल्स किसका नाम है, उसके दोस्त का नाम है, जो दूसरा दोस्त है जिससे वो 20 साल बाद आज अपना वादा निभाने के लिए मिलने आया है। कितने इमोशंस हैं आगे देखना आप इस चैप्टर में। और जिम्मी वेल्स के बारे में अब वो जिम्मी वेल्स को अप्रिशिएट करना शुरू करता है, बताता है, माई बेस्ट चम का मतलब है फ्रेंड, यानी कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, चम मीन्स फ्रेंड यहाँ पर, एंड द फाइनेस्ट चाप इन द वर्ल्ड, और दुनिया में फाइनेस्ट चाप इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया के बेहतरीन आदमी के साथ, मतलब अपने दोस्त को वो कितना प्यार करता है, कितना अप्रिशिएट कर रहा है उसे, कि 20 साल पहले आज ही की रात मैंने इस बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट में अपने दोस्त जिम्मी वेल्स के साथ, जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी है, उसके साथ मैंने आज की रात यहाँ भोजन किया था, खाना खाया था इस बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट में। आई वॉज 18 एंड जिम्मी वॉज 20। अब वो आगे कहता है कि मैं 18 साल का था और जिम्मी जो था वो 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। और अगली सुबह मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान करना था। टू मेक माई फॉर्च्यून, फॉर्च्यून होता है भाग्य। वो कह रहा है सिल्की बॉब कि अगली सुबह मुझे अपना भाग्य आजमाने के लिए वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर प्रस्थान करना था। यू कुड नॉट हैव ड्रैग्ड जिम्मी आउट ऑफ द न्यूयॉर्क। अब वो कह रहा है लेकिन आप जिम्मी को बाहर नहीं निकाल सकते थे न्यूयॉर्क से। ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ, क्योंकि उसको लगता था कि धरती पे इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है। इसका मतलब है कि मतलब वो कह रहा है कि जिम्मी को लगता था कि यही पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है, यानी कि उसको न्यूयॉर्क से इतना प्यार था कि आप उसे न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा सकते थे। बट अपना भाग्य आजमाने के लिए सिल्की बॉब जो था वो कहाँ चला गया, वो वेस्ट चला गया। फ्रॉम द वी एग्रीड, प्लेस ऑन अर्थ के आगे देखते हैं। वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, नो मैटर वॉट अवर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम वट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम। माइट बहुत कच्ची संभावना के लिए लगाया जाता है। देखिए मे भी संभावना के लिए लगाया जाता है, कच्ची वीक पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट उससे भी ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखिए 20 साल बाद वो लोग, ये ग्रामेटिकल चीज़ें इसलिए बताती हूँ साथ के साथ ताकि जब आगे आप कुछ ड्राफ्टिंग का काम कर रहे हो तो आपको ईजी हो जाए। तो जो माइट है वो वीक से भी ज़्यादा यानी कि वीकर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो वादा किया जा रहा है, जो प्रॉमिस किया जा रहा है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का, नेक्स्ट मीटिंग का, वो 20 साल बाद किया जा रहा है। तो 20 साल का जो टाइम है वो इतना लंबा है कि बहुत वीक पॉसिबिलिटी है। कोई मर भी सकता है, किसी को कुछ हो भी सकता है, कोई भूल भी सकता है, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो है एक वीक पॉसिबिलिटी है। 20 साल का लंबा समय, कैसे एक दूसरे को ढूंढेंगे, कैसे याद रखेंगे, कोई मर भी सकता है, लाइक दैट। तो वो कहते हैं
कि वी एग्रीड, हम दोनों ने समझौता किया, सहमत हो गए हम दोनों किस बात से, एक दूसरे के साथ, मतलब कि हम जो है आज ही की रात, दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर, उस रात हम एग्री कर गए इस बात पर कि एग्जैक्टली 20 ईयर्स फ्रॉम दैट डे, कि उस रात और उस समय से ठीक 20 साल बाद वो दोनों मिलेंगे। नो मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता व्हाट आवर कंडीशंस की, मतलब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, हम दोनों 20 साल बाद कहाँ होंगे और कितनी दूर से हमें आना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पर फिर मिलेंगे, चाहे हमारी परिस्थितियाँ जो हैं वो कैसी भी हों या हमें कितनी भी दूर से आना पड़े। हमने सोचा कि 20 वर्षों में से we figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made whatever they were going to me। हम में से प्रत्येक को अपनी नियति को पूरा करना, फॉर्च्यून मतलब अपने भाग्य को, अपनी नियति को पूरा करना चाहिए और अपने भाग्य को बनाना चाहिए। फॉर्च्यून मेड मतलब भाग्य को बनाना चाहिए, चाहे वे कुछ भी होने जा रहे हों। मतलब उन्होंने तय किया कि 20 सालों के बाद हम मिलेंगे और इन 20 सालों में हम अपनी नियति को पूरा करेंगे, यानी कि कौन क्या बनेगा ये डिसाइडेड नहीं है, बट अभी वो फिक्स करके जा रहे हैं। अब यहाँ से वो दोनों दोस्त जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं, विदाई ले लेते हैं एक दूसरे से, ये वादा करके कि 20 साल बाद आज ही की डेट में और इसी समय पे वो वापस जो ब्रेडी के रेस्टोरेंट पर उस रात को मिलेंगे। इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा ही दिलचस्प लगता है, सेड द पुलिसमैन, पुलिसकर्मी ने कहा ये तो बड़ा दिलचस्प लगता है। रादर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मेट्स दो, वो कह रहा है लेकिन भाई हालांकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबा समय है मुलाकातों के बीच में। हैवंट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे जाने के बाद, मतलब यहाँ से जब तुम चले गए, क्या तुमने अपने दोस्त से कुछ भी नहीं सुना, मतलब क्या उसे अपने मित्र का कोई समाचार नहीं मिला। सिंस यू लेफ्ट मतलब जब से तुम गए थे, सिंस निश्चित के लिए लगाया जाता है, फॉर अनिश्चित के लिए। वेल येस फॉर ए टाइम वी कॉरस्पॉन्डेड सेड द अदर, दूसरे ने कहा हाँ कुछ समय के लिए हमने पत्राचार किया, कॉरस्पॉन्डेड मतलब एक दूसरे को लेटर्स लिखे, पत्राचार किया, बट आफ्टर ए ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, लेकिन 1-2 साल के बाद हमने एक दूसरे का पता खो दिया, मतलब हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए, लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। आप इसे ये भी कह सकते हो कि हमने एक दूसरे का पता खो दिया, या ये भी कह सकते हो कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। You see the West is a pretty big proposition and I kept hustling around over it pretty lively। वो कह रहा है, अब वो कहता है कि पश्चिम जो है एक बहुत बड़ा प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है टास्क है, मतलब उसका कहने का मतलब है कि पश्चिम में ना काम करने के लिए बहुत कुछ है। एंड आई कैप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लाइवली, अब हसलिंग जो है ना ये एक अच्छी सेंस में यूज़ नहीं किया है, वैसे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई मैं तो वहाँ पर बहुत ही लाइवली मतलब मैं वहाँ पर बहुत मेहनत करता रहा, बहुत सक्रिय रूप से मैं वहाँ पे काम करता रहा। लेकिन जो हसलिंग का मीन्स है दैट यू वर्कड हार्ड एवरी सिंगल डे एंड यू डू द थिंग्स अदर पीपल वोंट डू। हसलिंग का मतलब है कि आप ना, वैसे तो इस सेंस में लगाया गया कि आप हर दिन प्रत्येक दिन बहुत काम करते रहे, लेकिन वो काम करते रहे जिसको हर कोई नहीं करेगा, क्योंकि सिल्की बॉब छोटा वो तो वांटेड था। तो वो कहता है कि वहाँ पर पश्चिम में जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मतलब इन द सेंस कि वहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है, और वो इस वहाँ पर काफ़ी सक्रिय होकर चारों ओर मतलब काम करता रहा, घूमता रहा। हसलिंग अराउंड मतलब बहुत मेहनत से हर दिन काम करता रहा। बट आई नो जिम्मी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, लेकिन मुझे यकीन है, मतलब वो अपने बता रहा है कि भाई मेरे पास 20 साल में मैं इतना बिजी था, बहुत मेहनत किया मैंने पश्चिम में, वहाँ करने के लिए मुझे बहुत काम था, लेकिन मुझे बहुत भरोसा है। अब आगे कह रहा है बट मुझे ना बहुत, आई नो मैं जानता हूँ, जिम्मी विल मीट मी हियर, कि जिम्मी आज मुझसे यहाँ मिलेगा, इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो जीवित है तो वो पक्का आज मुझसे यहाँ मिलेगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चाप इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो कैसा था, वो कहता है क्योंकि वो हमेशा दुनिया का ट्रूएस्ट का मतलब होता है सबसे सच्चा, ट्रूएस्ट मतलब सबसे सच्चा, स्टॉन्चेस्ट का मतलब होता है स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चाप मतलब कट्टर, पक्का, निष्ठावान भी आप बोल सकते हो। तो स्टॉन्चेस्ट के 3 मतलब मैंने आपको बताया, पहला कट्टर, दूसरा पक्का, तीसरा निष्ठावान। तो आपको जो ठीक लगे आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट लगेगा वो निष्ठावान था, मतलब वो एक निष्ठावान पुराना साथी था। अब निष्ठावान था तो वादा किया है तो निभाने आएगा ही आएगा। मतलब जिम्मी की कितनी सारी क्वालिटीज सिल्की बॉब ने बताई है।
ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट एंड इट इज़ वर्थ इट इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप। वो कहता है कि वो कभी नहीं भूलेगा, मैं आज रात इस दरवाजे पर 1000 मील दूर से खड़ा होने के लिए आया हूँ और वो इसके लायक है अगर मेरा पुराना साथी आ जाए। वो कह रहा है मतलब अगर मेरा पुराना साथी आज आ जाए तो ये सब इसके लायक है, मतलब वो जो 1000 मील से चल के आया है, खड़ा होने के लिए आया है, वो डिजर्व करता है अगर वो आज आ जाता है। The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds। और जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, कौन था वो? सिल्की बॉब था। उसने एक खूबसूरत घड़ी निकाली जिसके लिड में, डायल में, ढक्कन पर छोटे छोटे से हीरे जड़े हुए थे विद स्मॉल डायमंड्स। 3 minutes to 10 जब 10 minutes to 10 3 minutes to 10 जब 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। जब समय कम होता है तो हम टू का यूज़ करते हैं, जैसे 5 minutes to 10 यानी कि 10 बजने में 5 मिनट हैं, 15 minutes to 10 यानी कि 10 बजने में 15 मिनट हैं। उस तरीके से जब टाइम कम होता है तो हम टू का यूज़ करते हैं, जब टाइम ज़्यादा होता है तो पास्ट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 3 मिनट रह गए हैं थे 10 बजने में, तो है 3 minutes to 10। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि 10:10 हुए थे तो हम बोलेंगे 10 past 10 यानी कि 10:10 हो चुके हैं। तो 10 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। ही अनाउंस्ड, उसने बोला। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर। वो कह रहा है लेकिन एग्जैक्ट 10 बजे थे, ठीक 10 बजे थे। अभी तो 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं, लेकिन उस समय ठीक 10 बज रहे थे जब हम इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से अलग हुए थे। डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू। अब जो पुलिसकर्मी है वो उससे पूछ रहा है कि वेस्ट में, मतलब वेस्ट के बाहर, मतलब तुमने काफ़ी अच्छा किया है। डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, कि वहाँ बाहर वेस्ट में तुमने काफ़ी कुछ अच्छा किया है ना। आस्क्ड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने पूछा। यू बैट आई होप जिम्मी हैज़ डन हाफ एज वेल। और वो कह रहा है कि मुझे आशा है, मतलब तुम शर्त लगा लो कि जिम्मी ने भी इसका आधा तो किया ही होगा। हाफ एज वेल मतलब जितना मैंने किया उसका हाफ तो जिम्मी ने भी किया ही किया होगा। ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर। प्लॉडर का मतलब होता है जो बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो कह रहा है कि वो एक तरीके का मेहनती आदमी था। ही वॉज ए काइंड ऑफ ए प्लॉडर, वो बहुत मेहनत करने वाला इंसान था। यद्यपि गुड फेलो एज ही वाज, लेकिन वो एक अच्छा साथी था, वो एक बहुत ही अच्छा साथी था, पर वो बहुत मेहनत करने वाला था। I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile। वो कह रहा है कि मैंने जो कुछ भी अपना सब कुछ पाने के लिए, मतलब जो कुछ भी मेरे पास है। अब देखो, अब यहाँ से ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इडियम्स का यूज़ दिखाया जाएगा। पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile। sharpest wits होते हैं बहुत तेज बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं वो। ए मैन गेट्स इन ग्रूव इन न्यूयॉर्क। गेट्स इन ग्रूव जो है, अब आप देखो ध्यान से देखना, गेट्स इन ए ग्रूव ये क्या है? ये एक ईडियम है। यहाँ से लेके यहाँ तक गेट्स इन ए ग्रूव ये एक ईडियम है। और जो दूसरी ईडियम है वो आपकी देखो, इट टेक्स द वेस्ट टू पुट ए रेजर एज ऑन हिम। आप गूगल में डिटेल में ये दोनों ईडियम्स जरूर पढ़ना, ये काफ़ी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, लेकिन मैं भी आपको यहाँ क्लियर कर दूंगी अभी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हम देखना शुरू करते हैं। वो कह रहा है, मतलब ये जो है इनका आपको सिर्फ मीनिंग समझना होगा। देखो, गेट्स इन ए ग्रूव ये एक इडियम है और इसका मतलब है परफॉर्मिंग कॉन्फिडेंटली और कंसिस्टेंटली वेल। जो दूसरी इडियम है आपकी वो है पुट ए रेजर एज। रेजर क्या होता है? जिससे लोग शेविंग करते हैं ना, वो वाला रेजर की बात हो रही है यहाँ पे। टू पुट ए रेजर एज, और ये भी इडियम है। इसका मतलब है, अब यहाँ पर उस तरह की धार लगाने का मतलब तो करेंगे नहीं भाई कि पुटे रेजर एज की उस पर उस तरह की धार लगा दी, मतलब शार्प करने के लिए। वो कह रहा है कि मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ सबसे तेज बुद्धि के साथ संघर्ष करना पड़ा न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में कैसा है? वो कह रहा है न्यूयॉर्क में तो जीवन जो है वो बहुत आसान है भाई। न्यूयॉर्क में जो है जीवन वो बहुत आसान है, लेकिन वेस्ट में उसको क्या करना पड़ा? आई हैव हैड टू कॉम्पीट, उसे बहुत ही तेज बुद्धि के लोगों के साथ जो था वो संघर्ष करना पड़ा, कॉम्पीट करना पड़ा अपना सब कुछ पाने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए। और न्यूयॉर्क में जो है जीवन वो बहुत आसान है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपको ऐसे लोगों से निपटने के लिए खुद में काफ़ी तेज होना चाहते हैं ना, यहाँ पर क्या है देखिए, वेस्ट टू पुट ए रेजर ऑन एज, तो आपको जो है वेस्ट जाना होगा। मतलब वेस्ट क्या करता है? ऐसे लोगों पर उस तरह की धार लगाने का काम करता है, मतलब वो ऐसे लोगों को बहुत तेज शार्प बना देता है। क्योंकि वो कह रहा है कि वेस्ट में ना ऐसे लोगों से निपटने के लिए आप बहुत तेज हो जाते हो, शार्प हो जाते हो, तो आपको पश्चिम जाना होगा अगर आपको अपने आप को इतना तेज बनाना है तो।
दोनों इडियम्स को गूगल में भी चेक करना, मीनिंग्स आपको बता दिए गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग है कि भाई मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए कुछ सबसे तेज बुद्धि के साथ संघर्ष करना पड़ा। और न्यूयॉर्क में तो जीवन बहुत आसान है। आप कह सकते हो कि न्यूयॉर्क में आदमी जो है वो एक ही आदत में बंध जाता है, मतलब जो कर रहा है सो कर रहा है, किए जा रहा है किए जा रहा है। और पश्चिम आदमी को काफी तेज बना देता है, मतलब उस तरह की धार की तरह तेज बना देता है। जो रेजर होता है उसकी कितनी शार्प धार होती है, वो कह रहा है कि पश्चिम जो है वो इंसान को काफी तेज, उस तरह की धार की तरह तेज बना देता है। और वहां पर खुद, क्योंकि वहां पर वो सब सिल्की बॉब जो था वो वहां पर सारे गलत कार्य करता था, तो वो कह रहा है कि मतलब मैं बहुत तेज हो गया वहां जाके। उसे पता नहीं है कि वो जो पुलिसकर्मी है वो उससे इंक्वायरी कर रहा है। द पुलिसमैन टुवर्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू। अब पुलिसकर्मी ने क्या किया, अपनी डंडा, अपना जो क्लब है, क्लब होता है पुलिस वालों का डंडा, उसको घुमाया और एक दो कदम चला। आई विल बी ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर रहूंगा, मतलब मैं जाता हूँ। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, आशा करता हूँ कि आपका फ्रेंड जो है वो ठीक ठाक आ जाए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, वो कह रहा है कि मतलब आपका मित्र, आप प्रतीक्षा का समय जो है वो तो समाप्त हो गया है। अब आगे वो पूछ रहा है उससे, आई शुड नॉट से नॉट सेट देयर, उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट, वो कह रहा है कि कम से कम मैं उसे भाई आधा घंटा दूंगा। इफ जिम्मी इज अलाइव ऑन अर्थ, अगर जिम्मी जो है धरती पर जीवित होगा, उसका फ्रेंड जिम्मी वेस, तो ही विल बी हियर बाय दैट टाइम, तो वो उस टाइम तक जो है वो यहाँ पर आ ही जाएगा। सो लॉन्ग ऑफिसर, इतना लंबा समय अधिकारी। वो कह रहा है कि भाई 20 सालों के बाद, इतने लंबे टाइम के बाद मैं आया हूं अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो टाइम पूरा होते ही मैं कैसे चला जाऊंगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मैं हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा भी और अपने दोस्त का जो है इंतजार करूंगा। अभी तक आपको देख के लग रहा होगा कि भाई जो सिल्की बॉब है वो कितना ट्रू फ्रेंड है, वो अपनी दोस्ती कितने अच्छे से निभा रहा है और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। आगे देखते हैं। गुड नाइट सर सेड द पुलिसमैन पासिंग ऑन अलॉन्ग हिज बीट ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट। और पुलिस वाला अब उसे कहता है, पुलिसकर्मी जो है वो उसे मतलब गुड नाइट कह के, गुड नाइट सर पुलिसकर्मी ने कहा, और अपनी बीट के साथ साथ मतलब अपनी चाल पर जो है वो, जैसे उसकी चलने की इठलाती चाल के साथ चलने की आवाज़ थी, चलने की चाल थी, उस पर वो दरवाजों को चेक करते हुए, मतलब आजमाते हुए अपना चल देता है कि भाई कौन सा दरवाजा बंद है और कौन सा खुला हुआ है। There was now a fine cold drizzle falling and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. अब क्या था, अब हल्की ठंडी बूंदाबांदी हो रही थी और हवा जो थी वो अपने अनिश्चित झोंकों से, मतलब पहले अनिश्चित झोंके थे, कभी हल्की कभी तेज, उससे एक स्थिर झोंके में बह रही थी। मतलब पहले जो हवा थी वो कभी कम कभी ज़्यादा अलग अलग फ्लो में थी, और अब जो थी वो स्टीडी ब्लो में आ गई थी, मतलब एक स्थिर झोंके में हो रही थी और हल्की हल्की ठंडी, कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, ड्रिजल होता है बूंदाबांदी, और हल्की हल्की जो है ठंडी ठीक ठाक बूंदाबांदी भी अब हो रही है। The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned hide and pocketed hands. पहले इनका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पैसेंजर्स, फुट पैसेंजर्स होते हैं जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं, वो अस्थिर होता है मतलब जो उस समय भी जगे हुए थे, उस टाइम में भी जगे हुए थे। इन दैट क्वार्टर, उस रात में, मतलब जैसे पहर होता है ना कि भाई रात के 2 पहर में, रात के 3 पहर में, हर पहर होते हैं ना रात के दिन की तरह। और वो डिसमेली होता है, डिसमेली मतलब हड़बड़ाहट में, साइलेंटली मतलब चुपचाप, कोट कॉलर्स टर्न्ड हाई मतलब कोट के कॉलर्स को ऊपर करके, एंड पॉकेटेड हैंड्स, और पॉकेटों में हाथ डाल के। अभी तक सबका मीनिंग बताया गया, पूरे सेंटेंस का एक साथ मीनिंग देखते हैं। वो कह रहा है कि उस क्वार्टर में चहलकदमी करने वाले, पैदल चलने वाले जो यात्री थे, पैसेंजर्स थे, वो निराशाजनक रूप से, डिसमेली मतलब निराशाजनक रूप से अपने कोट के कॉलर को ऊंचा करके, मतलब उनके कोट के कॉलर को ऊंचा किए हुए थे और जेब में हाथ डालकर, पॉकेटेड हैंड्स मतलब जेब में हाथ डाले हुए वो जो थे चुपचाप चल रहे थे रात के उस क्वार्टर में। मतलब होता है ना कि कुछ लोग रात को भी चहलकदमी करते हैं, बहुत सारे लोग डे शिफ्ट में काम करते हैं तो वो रात में अपना घूमने फिरने निकल जाते हैं। And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. और हार्डवेयर की दुकान के दरवाजे पर वो आदमी जो अपनी युवावस्था के यानी कि जवानी के दोस्त के साथ एक अपॉइंटमेंट भरने के लिए, फिल का मतलब होता है भरना, लेकिन यहाँ पर हम भरने की जगह पूरा करना लगाएंगे, एक अपॉइंटमेंट को पूरा करने के लिए 1000 मील की दूरी तय करके आया था, लगभग बेहुदगी से भरा हुआ, एब्सर्डिटी होता है बेहुदगी से भरा हुआ था। और अपने सिगार, उसने क्या किया, अपना सिगार पिया और इंतजार किया अपने दोस्त का, विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ, अपने जवानी के दोस्त का, और उसने अपना सिगार पिया और अपना इंतजार किया। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड,
लगभग 20 मिनट तक उसने इंतजार किया। एंड देन ए टॉल मैन इन ए लॉन्ग ओवरकोट विथ कॉलर टर्न्ड अप टू हिज ईयर्स हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। जब और उसके बाद क्या हुआ, तब फिर सड़क के दूसरी पार से लगभग 20 मिनट तक उसने प्रतीक्षा की और फिर एक लंबे ओवरकोट में, लॉन्ग ओवरकोट मीन्स लंबे ओवरकोट में एक लंबा आदमी जिसके कॉलर जो था, कोट का जो कॉलर था उससे उसके कानों तक मुड़ा हुआ था और सड़क के दूसरी ओर से अक्रॉस फ्रॉम दी अपोजिट साइड, मतलब सड़क के दूसरी ओर से रोड पार करके वो क्या किया, मतलब सड़क के दूसरी ओर से तेजी से रोड पार किया और वो सीधे जो आदमी प्रतीक्षा कर रहा था डायरेक्टली ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, और सीधे वो प्रतीक्षा करते हुए आदमी जो था उसके पास चला गया। इज दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली, और उसने संदेह से पूछा कि क्या वो तुम हो बॉब। अब आगे देखना, जो ये आदमी आया है ये उसका फ्रेंड जिमी वेल्स नहीं है। जो पुलिसकर्मी जो अब तक वो उससे बात कर रहा था वो उसका फ्रेंड जिमी वेल्स है। लेकिन आप देखो यहाँ पर कितना अजीब हुआ है कि बॉब ने कितनी सारी बातें की हैं जिमी वेल्स के बारे में, लेकिन जिमी वेल्स ने बॉब से कोई भी बात नहीं की, 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोले उसने जिमी वेल्स के साथ, उसे हग भी नहीं किया कि भाई तू तो मेरा दोस्त है, तू 20 साल के बाद आया है, ऑल दैट उसने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपनी दोस्ती अभी तक कौन निभा रहा है, सिर्फ बॉब निभा रहा है, जो वेस्ट से 1000 मील की दूरी तय करके जिमी वेल्स के साथ मिलने के लिए आया है। अब जो व्यक्ति कॉलर ऊपर करके उससे मिलने के लिए आया, अपना मुंह छिपा रखा है उसने, वो कह रहा है, शख्स से पूछ रहा है, भाई क्या तू बॉब है क्या। अब वो कहता है, देखो इज दैट यू जिमी वेल्स। अब वो कह रहा है, ओ क्या तुम जिमी वेल्स हो। क्राइड द मैन इन द डोर, मतलब वो चीख पड़ा, एकदम चिल्ला पड़ा खुशी के मारे, वो ब्लेस माई हार्ट। अब यहाँ पर सरप्राइज है, देखो नीचे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, मतलब वो बहुत खुश हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मतलब क्यों, उसको लगा भाई जिमी वेल्स को भी याद है और देखो वो भी मुझसे मिलने के लिए आया है, वो इतना खुश हो गया है। एक्सक्लेम द न्यू अराइवल ग्रेस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ओन हैंड, और उसने क्या किया, दूसरे के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया, मतलब हाथ से हाथ पकड़ लिया और नए आगमन की प्रशंसा के साथ, मतलब न्यू अराइवल था ना कि भाई अब जिमी वेल्स भी आ गया, तो उससे वो बहुत ज़्यादा खुश था। ग्रेस्पिंग बोथ दी अदर्स हैंड विद हिज ओन, मतलब दूसरे के हाथों को अपने हाथ से पकड़ के, इट्स बॉब श्योर एज फेट, कि ये तो भाई भाग्य की, मतलब भाग्य से मुझे बॉब मिल गया। आई वॉज सर्टेन आई वुड फाइंड यू हियर इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, वो कह रहा है कि मुझे यकीन था कि तुम मुझे मिलोगे अगर तुम जीवित रहोगे। वेल वेल वेल, ठीक है 20 ईयर्स इज़ ए लॉन्ग टाइम, 20 साल का समय जो है वो बहुत लंबा समय है। दी ओल्ड रेस्टोरेंट इज़ गोन, बॉब वो कहता है कि पुराना रेस्टोरेंट जो है वो अब टूट चुका है बॉब। आई विश इट हैड लास्टेड, मतलब काश कि ये यहाँ पर होता। सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर हियर, तो हमने फिर से वहाँ पर जो है एक बार और यहाँ पे खाना खाया होता। अब आगे पूछता है, हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, कि बूढ़े आदमी वेस्ट ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, मतलब वेस्ट ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है। बुली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, मतलब बुली तो वैसे गुंडी के लिए, बदमाश दोस्त के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ वो अपने दोस्त को मजाक में कह रहा है, बुली इसने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैंने इससे मांगा था। यू हैव चेंज लॉट्स जिमी, तुम काफ़ी बदल गए हो जिमी। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 इंचेस, मतलब वो कह रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 2 और 3 इंच लंबे हो जाओगे। अब बॉब ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बॉब को तो लग रहा है वो जिमी है, जबकि एक्चुअल में तो वो जिमी है ही नहीं। ओ आई ग्रू इट बिट आफ्टर आई वॉज 20, वो कह रहे हैं हाँ मैं 20 साल के बाद ना थोड़ा और लंबा, मतलब 20 वर्ष होने के बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ हूँ। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, अब वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क में अच्छा चल रहा है ना सब जिमी, अच्छा कर रहे हो ना। मॉडरेटली, मतलब मध्य, वो कह रहा है मध्यम, मतलब ठीक ठाक। आई हैव ए पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, कि शहर के एक डिपार्टमेंट में मेरे पास, शहर के एक विभाग में मेरे पास एक पद है। कम ऑन बॉब, आओ बॉब, वी विल गो अराउंड टू ए प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव ए गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। वो कहता है कि चलो, मतलब वो कहता है कि चलो बॉब, हम एक साथ एक स्थान पर घूमेंगे जिसे मैं जानता हूँ और पुराने समय के बारे में हम अच्छी लंबी बातें करेंगे। दी 2 men स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, और 2 आदमी दोनों हाथ में हाथ डाले सड़क पर चल पड़े। द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज ईगोटिज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस, वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर। ईगोटिज्म होता है जो उसका अहंकार था, एनलार्ज बाय सक्सेस मतलब सफलता से जो उसका अहंकार जाता वो बढ़ गया था, एनलार्ज होता है बढ़ गया था। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज कैरियर, वो अपने करियर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसे बताना शुरू करता है। जब दोनों आदमी सड़क पर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं तो पश्चिम का जो आदमी है यानी कि बॉब, जिसका अहंकार उसकी सफलता से बढ़ गया था, वो अपने करियर के इतिहास को रेखांकित कर रहा था, मतलब अपने इतिहास को जो है वो बताना शुरू करता है। एंड
करता है एंड दी अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसन विद इंटरेस्ट, और दूसरा जो था वो अपने ओवरकोट में डूबा हुआ था, मतलब छुपा हुआ था, वो सब बड़ी दिलचस्पी के साथ, लिसन विद इंटरेस्ट, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। एट दी कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो था कोने में एक दवा की दुकान थी जो बिजली की रोशनी से चमक रही थी। ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स मतलब जो बिजली की रोशनी से चमक रही थी। व्हेन दे केम इनटू दिस ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न्ड साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, और जब वे दोनों इस चकाचौंध में आए तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए मुड़ा, यानी कि दोनों ने एक साथ एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए एक साथ नजर डाली। गेज अपॉन मतलब टकटकी लगा के देखना। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड इट आर्म, और जो आदमी वेस्ट से आया था यानी कि सिल्की बॉब, वो क्या किया, वो अचानक रुक गया और उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अब वो कहेगा यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, उसने कहा कि भाई तू तो जिमी वेल्स नहीं है, 20 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम। वो अभी भी वो झूठ बोल रहा है। देखो वो कह रहा है भाई 20 साल बहुत लंबा समय है, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज ए मैंस नोज फ्रॉम ए रोमन टू ए पग। वो कह रहा है कि भाई 20 साल बहुत लंबा समय है, इसलिए मैं बदल गया हूँ, कभी कभी अच्छे आदमी को भी बुरे में बदल देता है। अब जो दूसरा आदमी है उसने कहा, अब वो कहता है कि भाई ठीक है चेंज कर देता है 20 साल में, लेकिन इतना भी चेंज नहीं करता कि जो रोमन नाक है उसे पग नाक में, पग नोज में बदल दे। अब देखो रोमन नोज और पग नोज में डिफरेंस क्या है। देखो रोमन नोज कैसी होती है और पग नोज कैसी होती है, आपके वर्ड मीनिंग में ही दिया गया है। रेफर्स टू ए रोमन नोज, रोमन नोज कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिकली लॉन्ग शार्प एंड हुक्ड, वो मतलब तीखी और शार्प होती है, लंबी तीखी शार्प। और जो पग नोज होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, मतलब चपटी होती है, विद द एज टर्न्ड अप ए बिट, और उसकी नाक के जो किनारे होते हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ होते हैं, मुड़े हुए। और बॉब की वो कह रहा है कि भाई उसकी नाक तो, मेरे दोस्त जिम्मी की नाक तो पग नाक थी, मतलब बड़ी शार्प थी, पॉइंटेड थी। अब आगे देखते हैं, लास्ट है ये इस चैप्टर का। इट समटाइम्स चेंजेस ए गुड मैन इनटू ए बैड वन, वो कह रहा है कि भाई कभी कभी अच्छे आदमी को भी जो है वो बुरे में बदल देता है। सेड दी टॉल मैन, लंबे आदमी ने कहा, यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स सिल्की बॉब। अब वो कह रहा है कि भाई कभी कभी ना अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है। वो इस सेंस में कह रहा है कि सिल्की बॉब तू तो 10 मिनट से गिरफ्तार है, यानी कि तेरा दोस्त जिम्मी वेल्स था वो तो बहुत अच्छा था, इस सेंस में बोल रहा है। लेकिन भाई अच्छे आदमी को भी बुरा बनना पड़ता है, अब तू 10 मिनट से गिरफ्तार है, यानी कि उसके दोस्त जिम्मी वेल्स ने उसे गिरफ्तार करा दिया था, अपने दोस्त सिल्की बॉब को। आगे देखो क्यों कराया था। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आवर वे एंड वायर्ड अस, वो कहता है कि शिकागो को लगा कि तुम जो थे हमारे रास्ते से गुजरोगे, इसलिए उसने हमें टेलीग्राम भेजा। वायर्ड मतलब वायर मैसेज भेजा, यानी कि टेलीग्राम भेजा। बिकॉज वो क्यों भेजा उसने, क्योंकि शिकागो पुलिस को जो थी सिल्की बॉब की तलाश थी, वो शिकागो पुलिस के लिए वांटेड था, शिकागो पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। शी वॉन्ट्स टू हैव ए चैट विद यू, वो आपसे बात करना चाहती है। गोइंग क्वाइटली यू आर यू, वो कहता है कि आप चुपचाप चल रहे हैं क्या, वो उससे कहता है मतलब आप चुपचाप चल रहे हैं क्या। दैट इज सेंसिबल, ये समझदारी है। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू दिस स्टेशन हियर इज़ ए नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, वो कहता है अब जब हम मतलब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर जाने से पहले मेरे पास एक नोट है, मतलब एक चिट्ठी है जो मुझे आपको सौंपने के लिए कहा गया था। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, आप इसे यहाँ खिड़की के पास पढ़ सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, ये पेट्रोलमैन वेल्स है। पेट्रोलमैन मतलब जो गश्त लगाते हैं ना, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि जो पुलिस वाला गश्त लगा रहा था वही उसका फ्रेंड जिम्मी वेल्स था। लेकिन इतनी देर तक वो खड़ा रहा सिल्की बॉब के साथ, उसने इतनी सारी बातें कही बॉब ने, लेकिन जिम्मी वेल्स ने उससे कोई भी बात नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि जिम्मी वेल्स क्या था, वो एक पुलिस ऑफिसर था, उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। और सिल्की बॉब कौन था, वो एक वांटेड था, शिकागो पुलिस को उसकी तलाश थी। कब से शिकागो पुलिस जो है उसे पकड़ना चाहती थी, अरेस्ट करना चाहती थी। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम, और जो आदमी पश्चिम से आया था उसने उस कागज के छोटे से टुकड़े को खोल लिया और उसने क्या किया, हिज हैंड वॉज स्टीडी व्हेन ही बिगैन टू रीड, और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके हाथ एकदम स्थिर थे, स्टीडी मतलब स्थिर थे। बट इट ट्रेम्बल्ड, लेकिन ये धीरे थोड़े से लड़खड़ाए लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश, लेकिन जब तक वो इसे फिनिश कर चुका था फिर उसके हाथ थोड़े से लड़खड़ाए। दी नोट वॉज रादर शॉर्ट, और नोट जो था वो बहुत छोटा था। अब देखिए जिम्मी वेल्स ने उसे क्या लिखा था।
बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटमेंट प्लेस ऑन टाइम। वो कहता है बॉब मैं नियत समय पर नियत स्थान पर था, मतलब जिस टाइम पर हमने मिलना तय किया था उस समय में था। व्हेन यू स्टक द मैच टू लाइट योर सिगार आई सा इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इट शिकागो। वो कह रहा है कि जब तूने लाइट जलाई थी अपना सिगार जलाने के लिए, मैंने उसी समय उस आदमी का चेहरा देखा जिसकी शिकागो पुलिस को तलाश थी। Somehow I couldn't do it myself। कहीं ना कहीं मैं इसे खुद नहीं कर सकता था। वो कह रहा है कि मतलब मैं खुद तो तुझे पकड़ नहीं सकता था। So I went around, इसलिए मैं गया आसपास and got a plain clothes policeman to do the job। तब मैं आसपास गया, इधर उधर गया और एक सादे कपड़े वाले पुलिसकर्मी को इस काम को करने के लिए बुलाया जिम्मी। लास्ट में उसने अपना साइन किया, मतलब जिम्मी वेल्स उसे लिखा है, उसे बताया है कि भाई मैं अपनी अपॉइंटमेंट फुलफिल किया हूँ, ये जरूर बताया। देखो हेनरी ट्विस्ट आया है। अभी तक आपको लग रहा था क्या होगा, दोनों फ्रेंड मिलेंगे। लास्ट में आप देखो कि जिम्मी वेल्स आया, उसने इस लेटर के थ्रू उसे ये तो बता दिया बॉब को कि बॉब मैं एकदम राइट टाइम पे, जो हमारी अपॉइंटमेंट का समय था उस पर आया था और तुझसे मिला भी था, लेकिन क्योंकि तेरी तलाश है शिकागो पुलिस को, इसलिए मैंने तुझसे बात नहीं की। मतलब इनडायरेक्टली जिम्मी वेल्स ने क्या किया, उसने दोस्ती की जगह कर्तव्य निभाया और सिल्की बॉब जो था वो अपनी दोस्ती निभाने के लिए 1000 मील की दूरी तय करके आया था जिम्मी वेल्स से मिलने के लिए। लेकिन देखो लास्ट में लेटर में भी जिम्मी वेल्स ने 2 शब्द भी प्यार के बॉब के लिए नहीं लिखे। तो यहाँ पर एक अजीब सी दोस्ती भी दिखाई गई है कि कैसे जिम्मी वेल्स ने जो था ड्यूटी को ऊपर रखा दोस्ती से। तो ये आपका जो चैप्टर है आफ्टर 20 ईयर्स ये कंप्लीट हो चुका है। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी देख लेते हैं। बीट का मतलब होता है जो गश्त पर पुलिस वाला जो चल रहा होता है वही होता है। एवेन्यू का मतलब होता है एक चौड़ी सड़क, वाइड स्ट्रीट। स्मार्टली का मतलब होता है विद विगर और एनर्जी, मतलब पूरी स्फूर्ति के साथ। डी पीपल मतलब टू एम्प्टी ए प्लेस ऑफ पीपल, जैसे लोगों को किसी स्थान से खाली कर देना। थॉरोफेयर होता है पब्लिक रोड, जिसे सड़क बोला जाता है जहाँ पर आम आदमी चलता है। स्टॉलवर्ट का मतलब होता है निष्ठावान, मजबूत। ब्लॉक का मतलब मैंने आपको बताया ना, एक एरिया जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना मैं तो ए ब्लॉक में मेरा घर है, वो दूसरा कहता है बी ब्लॉक में मेरा घर है। रीअश्योरिंगली मतलब भरोसा दिलाया। स्कार्फ पिन मतलब जो उसका स्कार्फ था उसमें लगाने वाला पिन। चम का मतलब होता है फ्रेंड। प्रोपोजिशन का मतलब होता है ए टास्क, कोई कार्य। प्लॉडर का मतलब होता है समवन हु वर्क्स और मूव स्लोली, एक आदमी जो बहुत मेहनत करता है और या फिर धीमे चलता है। अस्थिर का मतलब होता है अवेक, जागा हुआ, ऑन द मूव, जो चल रहे होते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था ना चहलकदमी कर रहे थे। ब्लेस माई हार्ट मतलब आश्चर्य का एक एक्सप्रेशन है, बहुत खुशी का। एक्सक्लेम मतलब टू से जोर से कुछ कहना। ऑफन विथ सरप्राइज मतलब खुशी से उछल पड़ा, झूम कर मतलब उछल कर कुछ कहना। साइमल्टेनियसली मतलब सेम समय पर। रोमन टू ए पग, नाक का डिफरेंस आपको चैप्टर पढ़ते हुए बताया गया है कि रोमन वाली जो नाक होती है वो शार्प होती है और पग जो होती है वो चपटी होती है। तो ये ओ हेनरी का चैप्टर आफ्टर 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साइंस को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उससे रिलेटेड आपकी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल आंसर इट देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।